हेलो फ्रेंड्स, हम इसमें देखेंगे यूपीएससी सीएससी प्री की क्वेश्चन देखेंगे जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ सिविल सर्विस की, उसका प्रीलिमिनरी का क्वेश्चन देखेंगे। पेपर 1 प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन का देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, त्वरित वित्तीय प्रापत्र रिपीट फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। तो उधार देने के संबंधित उपबंध कौन सा है? एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो उधार देने का संबंध में क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका जो है आंसर है। थर्ड है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की पहल, विश्व बैंक। विश्व बैंक नहीं, ये क्या है? ये जो है त्वरित वित्तीय प्रापत्र और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंध से संबंधित है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। ये इसका सेकंड नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ये क्या करना है हम लोग को देखना है इसमें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में इसका एक नंबर है क्या है? अंकित प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि रुपये की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। अंकित प्रभावी विनिमय दर, जो विनिमय दर है, अगर उसमें विनिमय दर में वृद्धि होता है तो रुपये के मूल्य में क्या होता है? वृद्धि को दर्शाता है। तो ये क्या है? ये सही है। दूसरा नंबर क्या है? वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। तो ये क्या है? वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। विनिमय दर में अगर वृद्धि होता है तो व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। क्योंकि अगर यदि विनिमय दर में वृद्धि होगा तो व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा, ये जरूरी नहीं है कि सुधार होगा, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर हम देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है? अन्य देशों में मुद्रास्फीति की सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीर के बीच में वर्तमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। नीर और वीर मतलब क्या है? ये रीर जो है ये क्या है? रीर वास्तविक प्रभावी विनिमय और नीर क्या है? ये है अंकित प्रभावी विनिमय। तो ये दोनों होता है, ठीक है। अन्य देशों में अगर मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति NEER और REER के बीच में वर्तमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। तो ये भी सही है, यानी कि 1 और 3 क्या है? सही है। 1 और 3, 1 और 3, तो 1 और 3 कहाँ पे है? सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हम देखते हैं, ये क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। तो मुद्रास्फीति अधिक है तो ये क्या है? जरूरी नहीं है मुद्रास्फीति अधिक होने से भारतीय रिजर्व बैंक जो है संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है, ये जरूरी नहीं है। ये देखते हैं, यदि रुपये का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा हो तो RBI बाजार में डॉलर का संभावित रूप विक्रय कर सकता है। तो ये क्या है? यदि रुपया का क्या हो रहा है? मूल्यह्रास हो रहा है तो RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉलर को क्या कर संभावित रूप से विक्रय, डॉलर को क्या कर सकता है? बेच सकता है। तो रुपया का ह्रास होगा तो डॉलर को बेच सकता है, यानी कि ये 2 नंबर हो सकता है। तो 2 नंबर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 नंबर। यदि US या यूरोपीय संघ में बाजार दरें गिरती होती तो इसे संभावित रूप से RBI की डॉलर की खरीद प्रेरित हो सकती है। तो US या यूरोपीय संघ में क्या होगा? ब्याज दर गिरता है तो इसमें क्या होगा? RBI की जो डॉलर की खरीद है
वो क्या होगा, प्रेरित होगा। वहाँ पे अगर यदि क्या होगा, ब्याज की दर कम होगा तो डॉलर ये प्रभावित हो सकता है। तो ये क्या है, सही है, ज़्यादा खरीद सकता है। तो इस प्रकार इसका अगर यदि हम देखें 2 सही हो रहा है तो 2 सब में है तो 3, तो 2 और 3 तो इसमें ये क्या हो जाएगा, इसका बी, इसका हो जाएगा हम लोग का बी। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये देख लीजिए, इसमें विचार करना था, या G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। तो ये क्या है, G20 उसके साथ पेरिस, ठीक है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में था। तो ये क्या है, G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्पित पहल है। तो ये सही है। नेक्स्ट दूसरा नंबर देखेंगे, यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। तो ये भी सही है, क्योंकि ये निम्न आय वाले देश को सहायता देने का एक पहल था। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ देख सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं 5 नंबर। ये क्या है, 5 नंबर है। तो 5 नंबर हम लोग देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सहलग्न बॉन्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड यानी IIBS के क्या लाभ है। तो देख लीजिए, सरकार IIBS यानी कि क्या होगा, मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम करता है। एकदम क्या है, ये कूपन दर को अपना कम करता है। नेक्स्ट अगर 2 नंबर देखें, IIBS निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करता है। ये भी सही है, अनिश्चितता से क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट हम देखें 3 नंबर, IIBS पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग नहीं है। ये गलत है, कर योग होता है, कर योग नहीं है बोल रहा है। तो इस प्रकार इसका जो है 2 तो सही हो रहा है, 1 और 2, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए होगा। इसका आंसर होगा क्या, ए, 1 और 2। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर। तो ये क्या है, 6 नंबर हम देखते हैं, भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है। ई वाणिज्य के संबंध में पूछ रहा है, कौन सा सही है वो बताना है। तो क्या है, ई वाणिज्य के संबंध में हम देखते हैं ई वाणिज्य। तो यहाँ पे क्या है, अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं को माल का विक्रय भी कर सकता है। तो ये नहीं है, स्वयं को क्या है, अपने आप को कैसे बेच सकता है, ये नहीं है, स्वयं को विक्रय नहीं कर सकता है। वे अपने प्लेटफॉर्म पर किसी अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं या सीमित है। बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं या सीमित है। तो ये हो सकता है, यानी कि 2 नंबर क्या है, हो सकता है। हम देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे 2, तो एक ना तो 2 है, दोनों नहीं, तो केवल क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन हो गया, ये रहा इसका 7 नंबर। तो अब हम क्या करते हैं, इसका 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक यानी रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। किसानों का अपने फसल काटना। देख लीजिए, किसान अपना फसल काटते हैं, यानी कि ये जो अर्थव्यवस्था का वास्तविक क्षेत्रक है, वास्तविक क्षेत्रक ये अपना फसल काटते हैं किसान। दूसरा क्या है, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना। कपड़ा मिल ये भी क्या है, वास्तविक क्षेत्रक है। कपड़ा मिल के जो कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना। तो कपास को कपड़े में बदलना क्या है, वास्तविक ही है। 3 नंबर हम देखते हैं, किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी
आ रही कंपनी को धनराशि देना, तो ये क्या वास्तविक नहीं है, ये क्या है धनराशि देगा, उसी से क्या होगा धनराशि उधार दे रहा है, तो ये क्या है वास्तविक नहीं है। 4 नंबर, किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना, तो रुपया अंकित तो ये क्या है, ये भी वास्तविक नहीं है। इस प्रकार क्या हो गया वास्तविक क्षेत्र का ये भी नहीं हो गया, तो 1 और 2 क्या है 1 और 2, इसका आंसर क्या है 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर, भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है, तो कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम है। भारत के संदर्भ में हाल में जनसंचार माध्यम की अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण। ए नंबर है, कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस बाहरी देशों को अदा करती हो, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेश उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस पर बाहरी देश को कर अदा करना, बाहरी देश को कर अदा करते, ये नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट है बी नंबर, कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देशों को कर अदा करता है, ये भी नहीं है। सी नंबर, कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है तथा प्राप्त को भारत में अंतरित कर देता है, तो ये भी नहीं। डी नंबर देखते हैं, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं, तो ये क्या है सही है। कोई विदेशी कंपनी जो है शेयर अंतरित करता है और ऐसे शेयर अंतरित करता है और ऐसे शेयर क्या करता है भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करता है, तो इसका जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी, ये सही है। हम नेक्स्ट देखते हैं, जिसका इंग्लिश हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 नंबर, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संगठन, नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है, नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। 2 नंबर, ऋण वित्तीय को पूंजीगत व्यय माना जाता है जबकि इक्विटी वित्तीय को राजस्व व्यय माना जाता है, तो इसमें जो होगा क्या होगा ऑप्शन ए होगा, केवल एक होगा, ये केवल एक होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 10 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर विचार करना है, घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण करने के लिए किया जाता है, एकदम सही है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है घरेलू वित्तीय बचत के लिए सरकार द्वारा ऋण ग्रहण किया जाता है, सही है। 2 नंबर हम देखते हैं, नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां अंतरित ऋण का एक बड़ा घटक होता है, तो दिनांकित मतलब उस दिन जब क्या होगा नीलामी किया जाएगा उस दिन से आधारित पर है, उसी प्रतिभूतियां अंतरित ऋण का एक बड़ा घटक है, तो ये भी क्या है सही है, यानी कि दोनों सही है इसका। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे। ये जो है 11, 12 है, तो इसे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे ये सारा क्वेश्चन हम लोग फिर देखेंगे। तो इसमें इतना ही, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।